everyone, welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalula and today we are going to discuss about this. So recently Union Health Minister Shri JP Nadda has launched National Action Plan on AMR 2.0. तो आज के क्लास में हम क्या समझने वाले? आज के क्लास में पहला चीज हम समझेंगे वो है AMR. What is AMR? और AMR इतना बड़ा कंसर्न क्यों है ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया तो एपिसेंटर है उसमें, है ना? तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे और ये जो नेशनल एक्शन प्लान 2.0 क्या है इसके बारे में भी इस लेक्चर में डिटेल में समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज AMR? AMR मतलब क्या होता है? AMR मतलब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. AMR is nothing but the antimicrobial resistance. Now what is antimicrobial? Antimicrobial मतलब ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयाँ, है ना, आप जो ले रहे हो दवाइयाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए काम आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए काम आ रही है, ऐसी दवाइयों को क्या बोला जाता है? एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन. इज दैट क्लियर? तो ये तो समझ में आ गया कि एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने के लिए जो आप दवाई ले रहे हो, पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन है, उसको मारने के लिए जो दवाई ली जा रही है उसे एंटी माइक्रोबियल बोला जाता है. यहाँ पे जो आपका पैथोजन है, जो आपका ये पैथोजन है वो कुछ भी हो सकता है. पैथोजन में आपका वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, प्रोटोजुआ भी हो सकता है, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे जनरल टर्म दे दिया एंटी माइक्रोबियल. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मतलब ये दवाइयां जो मारने के लिए यूज हो रही है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजुआ, है ना, इन सब की बॉडी में, वायरस की बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में, फंगस की और प्रोटोजुआ की बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया अगेंस्ट दिस मेडिसिन, है ना. मतलब इनमें से किसी की बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया. रेजिस्टेंस मतलब पहले तो वो दवाई अगर आप खा रहे थे तो बैक्टीरिया मर जा रहा था, वायरस मर जा रहा था, बट अगर अब आप वो दवाई खा रहे हो तो बैक्टीरिया, वायरस पे कुछ असर ही नहीं कर रहा है, मतलब एज इट इज वैसे ही रहेगा. मतलब कि उस बैक्टीरिया ने या वायरस ने या फंगस ने या प्रोटोजुआ ने अपनी बॉडी का जो जेनेटिक मटीरियल है, अपना जो जेनेटिक मटीरियल है इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर दिया. क्या कर दिया? ऑल्ट्रेशन कर दिया. ऑल्ट्रेशन इज नथिंग बट दी म्यूटेशन हो गया. क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया. और ये म्यूटेशन की वजह से अब ये दवाई उन बैक्टीरिया या वायरस पे असर नहीं कर रहा, इन शॉर्ट पैथोजेंस पे असर नहीं कर रहा. तो ऐसी मेडिसिन को बोला इसको बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे न्यूज में क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न होगा, जस्ट इमेजिन कि पहले कोई कुछ भी अगर आप बीमार होते थे तो दवाई खा के पहले ठीक हो जाते थे, बिकॉज वो दवाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन को मार डालता था. बट अब क्या हो रहा है? अब पैथोजन पे असर ही नहीं हो रहा है. जस्ट इमेजिन, अब पैथोजन पे असर ही नहीं हो रहा है. तो अब हम डिसीज को ट्रीट कैसे करेंगे, है ना, कैसे ट्रीट करेंगे? तो नाउ क्वेश्चन इज, ये रेजिस्टेंस क्रिएट क्यों होता है? व्हाई दिस रेजिस्टेंस हैपेंस? तो फर्स्ट रीजन क्या है इसका? फर्स्ट रीजन इज योर मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मिसयूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन्स. एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन्स मतलब यहां पे मिसयूज मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दवाई होती है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, और वो जो प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के देता है डॉक्टर, उसमें जो मेडिसिन लिखी होती है ना, मेडिसिन का क्या लिखा होता है? डोज लिखा होता है. क्या लिखा होता है? डोज लिखा होता है ना. 250 mg, 500 mg, कितना दवाई है वो डोज लिखा होता है. सेकंड चीज क्या लिखा होता है उसके अंदर? सेकंड लिखा होता है कि कब कब लेनी है, सुबह, शाम, रात, है ना, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी लिखा होता है. क्या लिखा होता है? फ्रीक्वेंसी. और तीसरा चीज जो मेंशन किया होता है, ड्यूरेशन, कितने दिन तक लेना है. Now just imagine you are taking one medicine name as azithromycin. और ये एजिथ्रोमाइसिन जो गला दर्द होता है ना, तो हम मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई ले लेते हैं, है ना, ये वही वाली एजिथ्रोमाइसिन है. अभी अगर आप ये एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हो, उस टाइम पे ये एजिथ्रोमाइसिन आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है. मतलब गले में कुछ बैक्टीरियाज है
और वो बैक्टीरिया को मारने के लिए आप क्या ले रहे हो, एजिथ्रोमाइसिन, मतलब दिस मेडिसिन इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है। अभी आपने क्या किया, मेडिकल वाले ने 3-4 दवाई दे दी एजिथ्रोमाइसिन की, आप घर पे ले आए, और जैसे आप घर पे ले आए आपने आज खाई, दो टाइम खा ली। मेडिकल वाले ने बोला था आपको, ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल वाला जो दुकान वाला था, उन्होंने बोला सुबह ले लेना और रात को ले लेना, और आपने ले भी लिया, सुबह और रात को ले लिया, सुबह और रात को ले लिया। तो नेक्स्ट दिन आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, तो आपने दवाई नहीं ली। अब उसने बोला था 3 दिन लेने के लिए, बट आपने ली नहीं, है ना। क्यों नहीं ली? बिकॉज हमें ठीक हो गया ऐसा लग रहा है। अब वो ठीक नहीं हुआ है, मतलब जो अंदर बैक्टीरिया था ना गले में, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो अब वो हमें बीमार क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज आपने एक डोज डाल दिया, मेडिसिन का एक डोज उसके ऊपर डाल दिया। तो अगर ये बैक्टीरिया है और उस पर एक मेडिसिन का डोज आ गया, इस वजह से ये बैक्टीरिया आपको बीमार नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वायरुलेंस कैपेसिटी उसका कम हो गया, बट वो बैक्टीरिया जिंदा है, अभी अधमरा हो गया अभी, ठीक है। उसमें बार बार ऐसे डोज आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो मर नहीं रहा है, बट वो जिंदा रह रहा है, समझ में आ रहा है, बट वो आपको बीमार भी नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में एक चीज आता है, दैट इज डार्विन का जो है यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या होता है कि हमें एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। तो ये जो बैक्टीरिया है अब इस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर रहा है। कैसे अडेप्ट कर रहा है? जेनेटिक वेरिएशन ले आके। अगर उसकी बॉडी में वेरिएशन आ गया, क्या वेरिएशन, कि अब ये दवाई आएगी तो उससे ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। समझ में आ रही है बात, कि उसमें एक वेरिएशन आ गया, जेनेटिक वेरिएशन आ गया, और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक वेरिएशन, ये जेनेटिक वेरिएशन क्यों आया? जेनेटिक वेरिएशन आया फॉर द अडेप्टेशन, और अडेप्ट उन्होंने कर लिया, किसके अगेंस्ट अडेप्ट कर लिया? मेडिसिन के अगेंस्ट उन्होंने अडेप्ट कर लिया। किसने? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन ने। इज दैट क्लियर? ये तो पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन है पोल्ट्री फार्मिंग में मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक। पोल्ट्री फार्मिंग में कहां पे यूज होता है? जो भी आपके बर्ड्स होते हैं उनको, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग में जो मुर्गे होते हैं उनको डिसीज ना हो, इसलिए एंटीबायोटिक पहले से ही दे दी जाती है, ठीक है। कोलेस्ट्रीन करके एक होता है, तो ये एंटीबायोटिक उनको पहले से ही दे दिया ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से हो, जल्दी जल्दी उनका ग्रो हो जाए, बीमार ना पड़े, ठीक है। जस्ट इमेजिन वो बीमार हुआ नहीं है, उससे पहले उसको एंटीबायोटिक दे दी, और फिर उसी एनिमल को, उसी बर्ड को आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब उसकी बॉडी में ट्रेस अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक इज प्रेजेंट एंड नाउ यू आर कंज्यूमिंग दैट एनिमल। अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी में भी गया एंटीबायोटिक, और आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया और वायरसेस थे उसमें थोड़ा थोड़ा मेडिसिन असर हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा मेडिसिन गया जो आपने कंज्यूम किया उस फॉर्म में। अगर कंज्यूम किया उस फॉर्म में मेडिसिन, अगर बैक्टीरिया और वायरस जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट थे वहां तक पहुंच गया, तो अभी ये बैक्टीरिया और वायरस एक बार फेस हो चुके हैं उस मेडिसिन से, मतलब उसको मारने वाला तो डोज आपने दिया नहीं कि मर जाए, बट वो थोड़ा सा डोज हो, उससे फेस हो चुका है वो बैक्टीरिया। अगर उसने फेस कर लिया वो चीज, तो अब वो म्यूटेट करने की कोशिश कर रहा है, और म्यूटेट करके वो अडेप्ट करेगा। इज दैट क्लियर? एंड थर्ड रीजन, फार्मिंग में जो पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा रहा है, मोस्टली पेस्टिसाइड्स, इसकी वजह से भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। एंड फोर्थ रीजन इज योर दैट सीवेज सिस्टम में जो पूरा फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है ना, तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट में मेडिसिन भी होती है, तो ये मेडिसिन ट्रीट किए बिना ही आप कहां पे डंप कर रहे हो? इन द रिवर। अगर आप रिवर में डंप कर रहे हो फार्मास्यूटिकल वेस्ट, उस कंडीशन में क्या होगा? आगे जाके कोई ये रिवर का पानी कंज्यूम करेगा, जिस रिवर के पानी में अभी क्या है? एंटीबायोटिक्स है। आप बीमार हो नहीं, आपके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया इक्का दुक्का प्रेजेंट है तो वो फेस होगा विद दैट मेडिसिन। अगर वो फेस किया उस मेडिसिन को, तो उसने अपने अंदर क्या कर लिया? अडेप्टेशन कर लिया, चेंज कर लिया, म्यूटेशन कर लिया, और वो बैक्टीरिया भी कैसा हो गया? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। इज दैट क्लियर? एंड फिफ्थ इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर मतलब आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो क्या है? आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला जीन है, AMR वाला जीन प्रेजेंट है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और एनी अदर लाइफ प्रोसेसेस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला जीन है, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर हो जाता है,
वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर हो जाता है, ठीक है। इसे बोला जाता है जब ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर हो रहा है, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। इसे क्या बोलेंगे? horizontal transfer. And because of this horizontal transfer also AMR gene is transmitted from one organism to another organism. चलो ये तो हमने देख लिया AMR क्या होता है। अभी AMR की वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, सुनो। अभी AMR की वजह से अगर आप दवाई लोगे तो अब आप पे असर नहीं कर रही है, मतलब वो बैक्टीरिया, वो वायरस ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप पे असर नहीं कर रही है तो आपको नया दवाई लेके आना पड़ेगा उस बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए। इज दैट क्लियर? और नया दवाई मतलब वापस से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D वापस करना पड़ेगा। और R&D करोगे तो दैट इज नॉट अ इजी प्रोसेस एंड दैट इज नॉट अ चीप प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली। अगर इतना पैसा लगेगा तो ड्रग का प्राइस होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा और नॉर्मल लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो पूरा ट्रीटमेंट कॉस्ट है वही इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो उसी चीज से हम लड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है? गवर्नमेंट लेके आई है नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 कि भाई आपकी जो ये क्या हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है लोगों में, उसको रोका जाए। इज दैट क्लियर? डन। नाउ वन मोर थिंग, फन फैक्ट। दिस इज नॉट अ फन फैक्ट बट दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली। क्या है यहाँ पे कि पूरी दुनिया में AMR के केसेस कहीं ना कहीं है, सारे कंट्रीज में है, बट इंडिया इज द एपी सेंटर ऑफ AMR। इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस है AMR के। और इंडिया में AMR के केसेस क्यों ज्यादा है? बिकॉज हम दवाइयों का बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। एंड वन मोर डिसीज इज ऑल्सो देयर, दैट TB डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके केसेस भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। अभी ट्यूबरकुलोसिस और AMR का क्या लेना देना? चलो आप दवाइयाँ तो आप ऊट पटांग खा रहे हो या डोज ठीक से नहीं ले रहे हो तो AMR हो सकता है। टीबी की वजह से कैसे AMR हो रहा है? तो टीबी जब होता है उस टाइम पे जो मेडिसिन चलती है, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन जो चलती है वो 6-7 महीना तक चलती है और हाई डोज दिया जाता है। बट स्टिल अगर टीबी का बैक्टीरिया, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आपकी बॉडी में परसिस्ट रहा, मतलब मरा नहीं और जिंदा रहा, तो उस बैक्टीरिया में चांसेस है कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए। कि कोई भी दवाई लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो तो बैक्टीरिया में क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन में क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। मतलब अब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई प्रेजेंट है, पैथोजन प्रेजेंट है विद दैट म्यूटेटेड जीन, मतलब उन पे कोई असर नहीं होगा दवाई का। अब आपको पूरा ट्रीटमेंट प्लान चेंज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा था बैक स्टोरी। अब आते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे। अगर यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान की बात की जाए तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। क्या स्टेप्स ले रही है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। इज दैट क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो स्कीम लॉन्च हुआ, ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, दिस प्रोग्राम इज फॉर दी 5 ईयर, मतलब 2025 से 2029 तक ये चलेगा और हम 5 साल में ट्राई करेंगे कि भाई AMR को खत्म कर सके इंडिया से। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, वो आगे हम देखते हैं। इज दैट क्लियर? और इसमें जो मल्टीपल सेक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे मैंने बोला एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में आ रहा है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग या फिर एनिमल को कंज्यूम किया जा रहा है वहां से, तो एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो सेक्टर जहाँ से एंटर हो रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जहाँ से मतलब वो सीवेज ट्रीट किए बिना वेस्ट डाल देते हैं और फिर वहां से आपकी बॉडी में आ रहा है ना। तो ये मल्टीपल अलग अलग सेक्टर्स है जो इन्वॉल्व है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा काम करने के लिए, समझ रहे हो? सी अभी यहाँ पे स्टेप्स क्या लिए गए वो हम देखते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट क्या एम है इसका? एम इज टू क्रिएट अ कोऑर्डिनेटेड मल्टी सेक्टोरियल नेशनल रिस्पॉन्स टू AMR यूजिंग वन हेल्थ। वन हेल्थ मतलब यहाँ पे क्या है? वन हेल्थ मतलब हमारा जो मल्टीपल सेक्टर्स इन्वॉल्व है, मल्टीपल यहाँ पे कैंडिडेट्स इन्वॉल्व है। कौन है? ह्यूमन हेल्थ इन्वॉल्व है, एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी, देन एनवायरमेंट, रिसर्च सेक्टर, ये सारा जो इन्वॉल्व है, तो इन सबको एक फ्रेम में आप लेके आ रहे हो, दैट इज वन हेल्थ। इज दैट क्लियर? टू रिड्यूस द मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, हमारा एम क्या है कि भाई वन हेल्थ क्रिएट करना है हमारे को, और उसके बाद हमारे को एंटीबायोटिक का मिसयूज या ओवर यूज हो रहा है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा इंडिया में, बिकॉज उसी की वजह से क्या हो रहा है? AMR हो रहा है।
इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे की फीचर्स क्या है? तो पहला तो हमने देख लिया वन हेल्थ इंटीग्रेशन, मतलब जो मल्टीपल सेक्टर्स इन्वॉल्व है एएमआर में, उन सारे सेक्टर्स को यूनिफाइड होना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिफाइड होके काम करेंगे तभी इस पे असर दिखेगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड, मिनिस्ट्री स्पेसिफिक एक्शन प्लान, मतलब जो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, देन एनिमल हस्बेंड्री, देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, देन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, केमिकल, जल शक्ति, जितने भी डिपार्टमेंट्स और जितने भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, इन सबको मिलके काम करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ये सिंगल मिनिस्ट्री नहीं कर पाएगा, बिकॉज मल्टीपल सेक्टर्स आर इन्वॉल्व, है ना, इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथन सर्विलेंस एंड लेबोरेटरी कैपेसिटी, तो यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक नेटवर्क्स है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एएमआर का डायग्नोसिस हो जाए। अगर डायग्नोसिस हो रहा है तो भी हम ट्रीट कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें एएमआर हुआ है, ठीक है, हमारे अंदर एएमआर हो चुका है, तो हम आगे फिर क्या नेक्स्ट, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो पहले तो एएमआर पता हुआ है ये पता करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लेबोरेटरीज होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देन एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप एंड रेगुलेटरी मेजर, तो यहाँ पे इसमें क्या बात की गई है कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको एंटीबायोटिक नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, अभी डॉक्टर रिकमेंड करेगा ना कि कौन सा मेडिसिन लेना है। हाउ कैन अ फार्मासिस्ट कैन गिव यू अ मेडिसिन? तो डॉक्टर ही बन जाते फिर तो, है ना। तो ये एक गलत चीज हो रही है कि फार्मास्यूटिकल्स फार्मासिस्ट है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां दे रहे। दिस इज अ वेरी बैड थिंग इन इंडिया। बाहर के कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको दवाइयां मिलेगी, बट इंडिया में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां मिल रही है, ठीक है। तो इसको रोकना पड़ेगा पहले तो, और ये सबसे पहले स्टार्ट होने वाला है इन द केरला एंड गुजरात। कहां पे बैन होने वाला है? केरला और गुजरात में, कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना भाई दवाई नहीं मिलेगी, एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा। इससे आप रोक सकते हो एएमआर। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक एंड प्रोफेशनल अवेयरनेस। पहले तो लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि अगर आप दवाई खा लोगे तो क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि एक दवाई ले ले, बीमार हो गया तो दवाई ले ले, कोई भी बोल देगा। नहीं, दवाई नहीं लेनी है। अगर दवाई लोगे तो ये हो सकता है एएमआर। हर एक चीज में दवाई नहीं लेनी होती। आपकी इम्यूनिटी है ही इस चीज के लिए कि अगर छोटी मोटी बीमारियां है तो खुद ही बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर लेगा। हर चीज के लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और जो मेडिकल प्रोग्राम्स है उसमें ये सिलेबस में ये चीज डालने की जरूरत है ताकि डॉक्टर भी उसको प्रिस्क्राइब कम करे मेडिसिन को, है ना। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर मेजर्स। जैसे हमने देखा कि जो वेस्ट है और एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स है इसका यूज हो रहा है, इससे भी एएमआर हो सकता है, तो वहां पे भी आपको फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड पुश। तो यहाँ पे एएमआर के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजीज है उसको डायग्नोसिस करने के लिए या फिर जो पूरा इंफ्रा डेवलप करने की बात हो रही है, तो बस वही यहाँ से उसको पुश मिलेगा। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट ये तो हो गया की फीचर्स ऑफ एएमआर 2.0। इज दैट क्लियर? और 2.0 कितने साल के लिए? 5 साल के लिए है, फ्रॉम 2025 टू 29 तक। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? सिग्निफिकेंस ये है, पहला चीज कि इंडिया में जो ये एएमआर के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। क्यों इंडिया में एएमआर के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको एड्रेस करने की क्या जरूरत है? बिकॉज इंडिया में दूसरी डिसीजेस भी बढ़ रही है, जैसे कि कैंसर हो गया, जैसे कि डायबिटीज हो गया, जैसे कि आपका ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सर्जिकल प्रोसेसेस होती है, प्रोसीजर्स होती है। सोचो अगर सर्जिकल प्रोसीजर हम कर रहे हैं और उस टाइम पे उस इंसान को, उस पेशेंट को एएमआर हो रखा है, तो आप क्या मेडिसिन दोगे उसको? पहले तो उसका इम्यूनिटी पूरा सप्रेस करना पड़ता है ड्यूरिंग दी ट्रांसप्लांटेशन। कैंसर को ट्रीट करने के लिए भाई आप क्या दोगे इसमें, है ना, बिकॉज दवाइयां तो काम ही नहीं कर रही उसकी बॉडी में। अगर उसको यहाँ पे डायबिटीज है, उसको ट्रीट करने के लिए आप क्या दोगे? ठीक है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रूटीन मेडिकल प्रोसीजर्स, नॉर्मल बीमारियां, उसमें भी आप क्या दोगे, राइट? तो इन सब चीजों को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, टू इंश्योर पॉलिसी एंड कंटिन्यूटी एंड ग्लोबल अलाइनमेंट। तो यहाँ पे जैसे हमारा इंडिया में नेशनल एक्शन प्लान है, वैसे ग्लोबल लेवल पे चल रहा है ग्लोबल एक्शन प्लान, और ग्लोबल एक्शन प्लान के ही हमने कंप्लाइंट में बनाया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट मिलके काम कर रही है तो भी नहीं हो पाएगा, या सिर्फ लोग काम कर रहे हैं तो भी नहीं हो पाएगा, सबको मिलके काम करना पड़ेगा इस चीज के लिए, एएमआर से लड़ने के लिए।
बिकॉज AMR इज अ वेरी मतलब बिग टास्क. अभी आपको लग रहा है क्या चीज है, तो यहाँ पे सुपर बग क्रिएट हो रहा है. नाउ व्हाट इज द सुपर बग? सुपर बग मतलब कोई भी दवाई है इसको नहीं मार पा रहा है, उसको हम बोलते हैं सुपर बग. जस्ट इमेजिन अगर दवाई नहीं मार पा रहा तो इसका लाइफ स्पैन कितना बड़ा, अभी ये क्या क्या कर सकता है. इज दैट क्लियर? इससे कितना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है. अभी एक नॉर्मल चीज आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, अपने लेवल पे जो मिसयूज कर रहे हो, जो एंटीबायोटिक, जो हियर एंड देयर यू आर कंज्यूमिंग एंटीबायोटिक्स, स्टॉप कंज्यूमिंग मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर एंड फॉलो द एंटायर रजीम, ड्रग रजीम. ड्रग रजीम के अंदर क्या आता है? ड्रग रजीम के अंदर आता है डोज, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन. तो ये फॉलो करिए, पहला चीज. दूसरा चीज, अगर बच्चे हैं तो उनका पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो होता है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज वैक्सीनेशन के थ्रू भी इम्यूनिटी डेवलप होती है. अगर आप वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप करते हो तो उस वजह से आपको डिसीज होने के चांसेस कम होंगे. अगर डिसीज होने के चांसेस कम हो रहे तो इंसान बीमार नहीं होगा, तो AMR दवाई नहीं लेगा तो AMR नहीं होगा. तो ये अपने लेवल पे ये चीजें की जा सकती है. इज दैट क्लियर? तो UPSC में दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन. पहले भी ये न्यूज में था, तभी भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, और अभी वापस से ये न्यूज में, बिकॉज इंडिया इज द एपीसेंटर ऑफ AMR. जस्ट इमेजिन, इंडिया इज द एपीसेंटर, ठीक है, इसलिए वापस से ये न्यूज में था. तो आपका ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है इन द प्रीलिम एज वेल एज मेंस. पहले ये प्रीलिम में भी आ चुका है और मेंस में भी आ चुका है. इज दैट क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक.